मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। जैसा कि संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड के समान हैं। पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों में ही न्याय केवल राजनीतिक नहीं वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ कहा जाता है। प्लेटो ने न्याय को इतना अधिक महत्व दिया है कि उसके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का नाम ही कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। जैसा कि एक विद्वान है इबेनस्टीन, वो लिखते हैं कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। उनका मानना था कि मानव आत्मा में तीन अंश होते हैं: इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व, दूसरा है शौर्य और तीसरा है बुद्धि। इन तीनों तत्वों से ही समाज में तीन वर्गों का निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग कहा जा सकता है। प्लेटो कहते हैं कि यदि समाज में ये तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्यों में लगे रहें तो वह न्याय होगा। इस संबंध में बारकर ने कहा है कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी व्यंजना ही राज्य का न्याय है। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी धारणा नैतिक न्याय के रूप में दी है। अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत न्याय के दो भेद या दो प्रकार माने हैं। पहला है वितरणात्मक राजनीतिक न्याय और दूसरा है सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। सुधारक न्याय का मतलब है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करे। ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड के समान रह जाते हैं। उनके अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। इस प्रकार जहां प्राचीन काल में नैतिक न्याय की धारणा की विवेचना की गई है, वहां आधुनिक और मध्य युग में कानूनी न्याय की विवेचना की गई है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में न्याय की धारणा क्या है। आधुनिक समय में न्याय का अर्थ है सामाजिक जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्याप्त कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है, किंतु उसका आचरण न्यायपूर्ण तभी समझा जा सकता है जबकि उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर ले आए। न्याय की धारणा की प्रमुखतः दो आधार हैं। पहला है स्वतंत्रता और दूसरा है समानता। प्लेटो के न्याय के अवधारणा के विविध रूप क्या क्या हैं? परंपरागत न्याय जहाँ केवल नैतिक और कानूनी था, वहाँ आज के न्याय में
विविध रूप धारण कर लिए हैं। जैसे पहला है नैतिक न्याय। इसके अनुसार प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। इसमें निम्न बातों को शामिल किया जाता है, जैसे सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता दिखाना या दान का परिचय देना। ये सभी जो गुण हैं वो नैतिक न्याय में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है कानूनी न्याय। इस कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार शामिल होते हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयुक्त की जाती है। पहला है कानूनों का निर्माण, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित ही होने चाहिए। दूसरा है कानूनों को लागू करना, अर्थात जो कानून बनाए गए हैं उनको न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात कानूनों को लागू करने में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित कर सके और शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि व्यक्ति उससे समान रूप से लाभ प्राप्त कर सके। इस राजनीतिक न्याय की प्राप्ति प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निम्न उपायों द्वारा की जा सकती है, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये सभी चीजें राजनीतिक न्याय के अंतर्गत मानी जाती हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय, अर्थात व्यक्ति व्यक्ति के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। मार्क्सवाद और समाजवाद सामाजिक न्याय प्राप्त करने के ही माध्यम कहे जा सकते हैं। नेहरू ने इस संदर्भ में कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उनका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी तत्परता है। यानी ऐसा माना जाता है कि मार्क्सवाद से समाज में न्याय प्रदान किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक न्याय। यह सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव की संभावना उत्पन्न हो जाए या भेदभाव की कोई दीवार उत्पन्न हो जाए, या कुछ धनी व्यक्तियों के द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाने लगे, या उनके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिए जाए। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की क्या व्यवस्था की गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की वही भूमिका है जो मंदिर में एक मंगल कलश की होती है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता की ही नहीं बल्कि कानून की, न्याय की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता, समानता के आदर्श बिल्कुल व्यर्थ
या अर्थहीन हो जाते हैं। संविधान में सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवस्था की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा दी गई हैं। संविधान के तीसरे और चौथे भाग यानी कि तीसरे भाग यानी मौलिक अधिकार और चौथा भाग यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए भी विविध उपायों को किया गया है। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है और अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत, अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा बेगारी और शोषण के विरुद्ध अंत किया गया है, शोषण का अंत किया गया है। इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विशेषतया अनुच्छेद 47 तक जो विविध व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका लक्ष्य सकारात्मक रूप में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना है। अनुच्छेद 39 सभी व्यक्तियों के लिए जीविका के पर्याप्त साधनों, धन उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण की बात करता है। अनुच्छेद 41 में नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 42 राज्य को वह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह काम की उचित दशाएं बनाए रखने के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रबंध करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी उन्नति के प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से सामाजिक न्याय के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विविध कार्य करने के निर्देश राज्यों को दिए गए हैं। इस संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं, जैसे पहला है, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा और प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। दूसरा पॉइंट, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। तीसरा पॉइंट, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित हो सके। चौथा पॉइंट, कि राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों और युवकों की अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। पांचवा पॉइंट, कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। हालांकि भारत के शासक दल द्वारा
समाजवादी ढंग से समाज और लोक कल्याण राज्य की स्थापना अपना लक्ष्य घोषित किया गया है और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति करने की योजनाएं बनाई गई हैं। किंतु इस सब के बावजूद भी ये मानना होगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में अभी तक जो कुछ किया गया है उसकी तुलना में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। तो ये जो मैंने बताया है ये भारतीय संदर्भ में न्याय की व्यवस्था को बताता है।